हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे साइंस की शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज़ लगातार चल रही है, तो उसी की आज आगे की एक नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण लघु प्रश्नों को शामिल करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से भी पूछे गए हैं। और साथ साथ अगर आप इन शॉर्ट क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके वेरी शॉर्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, फिर शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी किए। और आज की क्लास में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले के 52 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए जानेंगे चंद्र ग्रहण क्या होता है, फिर उसको इमेज में भी देखेंगे कि किस तरह की सिचुएशन होती है। अगर आपको उसका सचित्र वर्णन करने के लिए कह दिया जाए तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो पूर्णमासी के दिन यानी पूर्णिमा के दिन जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छुप जाता है। यदि चंद्रमा पृथ्वी की परछाया में हो तो चंद्रमा कतई दिखाई नहीं देता। इस स्थिति को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और यदि चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की उपछाया में होता है तो यह भाग हमें आंशिक रूप से दिखाई देता है और इस स्थिति को हम कह देते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। ठीक है, चलिए आपको इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया था कि चंद्र ग्रहण में स्थिति क्या होती है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है पृथ्वी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और जब चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की छाया में छुप जाता है, ठीक है, पूर्ण रूप से यहाँ पर छुप गया है, तो इसको हम बोलेंगे पूर्ण चंद्र ग्रहण। लेकिन ये क्या है, पृथ्वी की उपछाया है। जो इधर आप ये इतना डार्क एरिया देख रहे हैं, ये है पृथ्वी की उपछाया। तो यहाँ पर होता है आंशिक रूप से चंद्र ग्रहण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिनुर्बा। और जो छाया होती है उसको बोलेंगे अम्ब्रा। ठीक है, और उपछाया को फिनम्ब्रा। तो आपको क्लियर हो गया। और जब इस उपछाया से बाहर निकल जाता है चंद्रमा तो फिर हमें साफ दिखाई देता है, तब कोई ग्रहण नहीं होता है। लेकिन जब पृथ्वी के पीछे छुप जाता है, सूर्य की रोशनी उस तक नहीं जाती है, तो तब होता है चंद्र ग्रहण। और ऐसा कब होता है, पूर्णिमा की रात। ठीक है, क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, वह बताइए। अब जैसे चंद्र ग्रहण हमने जान लिया है, चलिए सूर्य ग्रहण की बात करेंगे। सूर्य ग्रहण पड़ता है अमावस्या के दिन, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति में हमें सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देता, और जो भाग दिखाई नहीं देता जिस पर कि चंद्रमा ढक जाता है, इस स्थिति को ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के जिस क्षेत्र में सूर्य की पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर देते हैं, यानी जिस क्षेत्र में पूर्ण रूप से सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, तो वहाँ पर होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसी प्रकार वह क्षेत्र जिसमें चंद्रमा की उपछाया होती है, जहाँ सूर्य केवल आंशिक रूप से दिखाई देता है, तो ऐसे स्थान पर खंड सूर्य ग्रहण पड़ता है। यदि चंद्रमा की परछाया का केवल छोर ही पृथ्वी को छूता है तो उस स्थिति को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी भी आपको इमेज के थ्रू मैं आपको समझाऊं। तो चलिए यहाँ पर हम जानेंगे कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। क्या स्थिति मैंने आपको अभी इसकी बताई कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है चंद्रमा, तो तब हो जाता है सूर्य ग्रहण। और जब चंद्रमा की उपछाया पृथ्वी पर पड़ती है और वहाँ पर फिर उस समय अंधेरा होता है, वहाँ पर डार्कनेस होती है, दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पर हो जाता है जब चंद्रमा की छाया में होता है, चंद्रमा की छाया में होता है, तो तब क्या होता है, उस हिस्से पर जो हिस्सा चंद्रमा की छाया में होता है पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण होता है। और जो चंद्रमा की उपछाया में जो हिस्सा होता है वहाँ आंशिक रूप से या फिर खंड सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, अब आपको ये सिचुएशन पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा गया है कि इसरो से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, इसरो की सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म जानिए। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर आपसे यही पूछ लिया जाए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह हो जाती है इसरो की फुल फॉर्म, इंडियन स्पेस
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और भारत न केवल अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आज सक्षम हुआ है, बल्कि दुनिया के देशों में अंतरिक्ष क्षमता को व्यापारिक स्तर पर या फिर अन्य स्तरों पर भी सहयोग कर रहा है। और इसरो वर्तमान में ध्रुवीय कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन जैसे कि PSLV एवं GSLV की सहायता से क्रमशः कृत्रिम एवं भूस्वामी उपग्रह प्रक्षेपित करता है। यह एक प्रक्षेपण संस्थान आप कह सकते हैं। संस्था ने 1 अक्टूबर 1958 से कार्य करना शुरू किया था। तब से आज तक अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण में संपूर्ण कार्यक्रम नासा द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिनमें अपोलो चंद्रमा अभियान, स्काई लैब अंतरिक्ष स्टेशन और बाद में अंतरिक्ष शटल शामिल है। वर्तमान में नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को समर्थन दे रहा है। और ये तो बात यहाँ पर शुरू हो गई है नासा के बारे में, लेकिन हमें जानना था इसरो के बारे में, क्योंकि ये हमारे देश का रिसर्च सेंटर है, तो हम इसरो की ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, इसको छोड़िए, यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ आपको लिखना कैसे होगा। इसमें आप लिखेंगे कि हिंदी में दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म पहले मैं आपको बता दूंगी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान ये है, जिसका मुख्यालय स्थित है बेंगलोर में। कहाँ? बेंगलोर में। और इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी और वैज्ञानिक कार्यरत होते हैं। संस्थान का मुख्य कार्य है भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोचक यानों और रॉकेट, इन सभी की प्रणालियों का विकास शामिल होता है, ठीक है। तो ये आपने जान लिया। अब यहाँ पर इसरो के बारे में अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। 15 अगस्त 1969 को। कहाँ? मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में, ठीक है। अब आपके लिए इतने इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इसरो के लिए, आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह की खोज में भारत का योगदान बताएं। भारत में मंगलयान का मंगल की कक्षा में प्रवेश किस तरीके से आप कह सकते हैं भारत का इसमें योगदान है, चलिए बताते हैं। अंतरिक्ष अभियान में भारत ने एक बड़ी कामयाबी उस समय प्राप्त की थी जब स्वदेश निर्मित मंगलयान ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 12 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था, ठीक है। इसी के साथ यूरोपीय संघ, अमेरिका तथा रूस के बाद भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया था जिसने मंगल की कक्षा में अथवा फिर इसकी सतह पर अपने यान भेजने में सफलता प्राप्त की थी। इसमें से केवल भारत ने ही अपने पूर्व प्रयास यानी सबसे पहले प्रयास में यह सफलता अर्जित की थी। तो आपको पता चल गया मंगल ग्रह की खोज में या मंगलयान सबसे पहले भेजने के लिए भारत का किस तरीके से इसमें योगदान रहा। तो भारत चौथा ऐसा देश है जिसने पहली बार में, ठीक है, जिसने अपना यान भेजा मंगल पर। ओके, तो आपको क्लियर हो गया ये, और ये डेट आप याद रखिएगा 24 सितंबर 2014। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको वेरी शॉर्ट में भी देखने को मिलेंगे और शॉर्ट में तो आपसे पूछा ही गया है। मृदा यानी मिट्टी कितने प्रकार की होती है? दोस्तों मृदा के प्रकार की अगर हम बात करें तो एक एक कर सभी के बारे में जानेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बालुई मिट्टी यानी सैंडी सोयल। इसमें क्या होता है, बालुई मिट्टी के कणों का आकार अधिक होने के कारण इसमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है। इसके कणों के बीच वायु अधिक होती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। और ये अगर बात करें चिकनी मिट्टी की यानी क्ले सॉइल की, इसकी क्या विशेषता है? चिकनी मिट्टी के कण बारीक होते हैं। इस मिट्टी में सबसे कम छिद्र के कारण पानी का अवशोषण अधिक होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मिट्टी ऐसी है कि जिसमें पानी का अवशोषण सबसे अधिक होता है, तो आप बताएंगे चिकनी मिट्टी, परंतु धीरे धीरे होता है, अतः पानी की अधिकता के कारण यह मिट्टी कम उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, चिकनी मिट्टी जो है वो कम उपयोगी मानी जाता है। अगला टाइप क्या होगा, दोमट मिट्टी। इसमें क्या होता है, दोमट मिट्टी की अगर हम बात करें यानी लोमी सोयल, दोमट मिट्टी बालू, चिकनी मिट्टी एवं गाद के मिश्रण को कहते हैं। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निक्षेपित
महीन गाद से निर्मित होती है। काली मिट्टी की अगर बात करें यानी ब्लैक सोयल, काली मिट्टी ज्वालामुखी शैलों से बनी होती है। यह नमी को लंबे समय तक संजोकर रखती है। भारत में यह मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी कपास, गेहूं आदि की फसलों को उगाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिट्टी ऐसी है जो कपास, गेहूं और आप कह सकते हैं इनकी फसल उगाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो वह होगी काली मिट्टी। आप इसका आंसर करेंगे। जब हम बात करेंगे लाल मिट्टी यानी रेड सोइल की, तो इसकी विशेषता है लाल मिट्टी आग्नेय शैलों से निर्मित होती है। यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों के उष्ण और शुष्क भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, परंतु उर्वरकों की सहायता से इसमें फसलें उगाई जा सकती है। ठीक है, अगर हम अगली टाइप की इसकी बात करें तो होती है लैटराइट। लैटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट, नागपुर के पठार एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में, पहाड़ी प्रदेशों में जहां गर्म जलवायु होती है और वर्षा अधिकता होती है, ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है। और भारी वर्षा के कारण इसकी ऊपरी सतह से पोषक तत्व घुलकर बह जाते हैं, अतः यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। और अगला टाइप अगर देखें पर्वतीय मिट्टी, तो जाहिर सी बात है पर्वतों पर मिलेगी। ठीक है, पर्वतों पर ही मिलेगी। पर्वतीय प्रदेशों में मिट्टी का आवरण बहुत पतला होता है, जबकि घाटियों में बहुत अधिक होता है। बलुई मिट्टी जिसको हम सैंडी लोमी सोयल कहते हैं, तो बलुई मिट्टी दोमट मिट्टी और इन सभी के मिश्रण से बनी होती है। इसमें रेत की मात्रा होती है 60% से 80% तक, तथा शेष होती है चिकनी मिट्टी। आलू और मूंगफली की उपज के लिए यह मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। और लास्ट टाइप होती है रॉकी सोयल यानी पथरीली मिट्टी। रॉक से मतलब चट्टान यानी पत्थर। ठीक है, पथरीली मिट्टी प्राय पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी के साथ कंकड़ पत्थर भी मिले होते हैं, तो उसे हम कह देते हैं पथरीली मिट्टी। ओके गाइस, तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि फसलें कितने प्रकार की होती है, उसके प्रकार आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार की फसलें होती है, रबी, खरीफ और जायद। अब इनका समय काल क्या होता है और इनके अंदर कौन कौन सी फसलें आती है, ये चलिए हम देखेंगे। रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें शामिल होती है, जैसे चना, मटर, मसूर, सरसों, गेहूं, जौ, मेथी, आलू, ये सभी क्या होती है, रबी की फसलें होती है। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है इसको बोने का, यह फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक इनको बो दिया जाता है। अब अगर हम बात करें खरीफ की फसल की, तो खरीफ की फसलों में शामिल होती है मूंग, ग्वार, अरहर, लोबिया और मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, धान, मूंगफली, कपास तथा जूट, ये सभी होती है खरीफ की फसलें। ये जून जुलाई माह में बोई जाती है। ठीक है, ये कब बोई जाती है, जून जुलाई में, ये अक्टूबर दिसंबर में। और जायद की फसलों की अगर बात करें तो गर्मियों के जून के समय खरबूज, तरबूज, ककड़ी, लौकी, करेला आदि फसलों की खेती की जाती है। इन फसलों को ही हम जायद फसलें कहते हैं। आपको पता चल गया तीनों के टाइम के बारे में और तीनों के अंदर कौन कौन सी फसलें आती है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी फसलें रबी की फसलों में आती है, कौन सी जायद और कौन सी खरीफ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मृदा यानी मिट्टी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मृदा एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह बनाता है। मृदा का निर्माण लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद होता है और मृदा के निर्माण में अनेक बाहरी शक्तियाँ अपना प्रभाव जैसे चट्टानों पर डालकर उन्हें निर्बल कर देती है, जिससे उनके बारीक बारीक कण पृथक हो जाते हैं तथा मिट्टी का निर्माण हो जाता है। मिट्टी के निर्माण में भूकंप, ज्वालामुखी जैसे भौतिक शक्तियाँ बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर चट्टानों को सरका देती है। रासायनिक शक्तियाँ चट्टानों में पाए जाने वाले यौगिक, जल, वायु आदि से विभिन्न रासायनिक क्रियाएं मिट्टी बनाने में सहायक होती है, यानी इस प्रकार से मिट्टी बनती है, ये बात यहाँ पर की गई है। इसके अतिरिक्त जैविक शक्तियाँ भी सूक्ष्म जीवों आदि के द्वारा मिट्टी के निर्माण में सहायता करती है। तो मिट्टी से आपको समझ में आ गया क्या है, ये एक पदार्थ होता है जो पृथ्वी की सतह बनाता है। ओके, और इसका निर्माण कैसे होता है यह भी आपने जान लिया। अब हम बात करेंगे मिट्टी का उपयोग क्या होता है। दोस्तों,
मिट्टी जीवों के लिए वास स्थान का कार्य करती है। इनमें केचुआ, चींटी, दीमक, सांप, नेवला, चूहा, लोमड़ी ये सभी जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं तथा बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, पादप ये सभी के रूप में, ठीक है। और भोजन के विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज ये तथा जल पेड़ पौधों को मृदा से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो ये इसकी उपयोगिता ही हम बता रहे हैं। मृदा का उपयोग भवन निर्माण तथा बर्तन निर्माण में भी किया जाता है। अतः इससे स्पष्ट है कि मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। ऑलराइट, समझ में आ गई ये चीज़ें। अब आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है खेतों में बीज बोने की विधियों का वर्णन कीजिए, यानी कौन कौन सी विधि है जिसके द्वारा आप अपनी फसलों को बोते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे छिटकवा विधि। छिटकवा में क्या होता है कि अपने खेत में अपने हाथों के द्वारा, ठीक है, हल चलाकर उसको फेंटने के बाद हाथों से उसमें बीज बिखेर दिए जाते हैं। तो ये होती है छिटकवा विधि। इसमें क्या होता है, हल की सहायता से किया जाता है, ठीक है। और यह विधि उन स्थानों पर अधिक काम में लाई जाती है जहां खेतों में फसलों के लिए अच्छी नमी पहले से ही होती है। दूसरा है हाथ से बुआई। इस विधि में व्यक्ति हल के कुंड के पीछे पीछे कुछ बीज हाथ से डालता रहता है। इस प्रकार सारे खेत में बीज बो दिए जाते हैं। इसे बाद में फिर क्या करा जाता है, फाटा फेर दिया जाता है इसके ऊपर, उसको प्लेन करने के लिए, ताकि उसके बीज जो है मिट्टी के नीचे दब जाए। तीसरी विधि क्या है, नरई द्वारा बुआई। इसमें क्या होता है, यह एक प्रकार की देसी सीड ड्रिल होती है। इसकी सहायता से बीज ठीक जगह पर भूमि से 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की गहराई तक गिरता है तथा साथ ही मिट्टी से ढक भी जाता है। तो ये तीसरे नंबर की बुआई आपने देख ली। चौथी है सीड ड्रिल। ये क्या होता है, सीड ड्रिल 2 प्रकार की होती है। पहली होती है बैलों से चलाई जाती है जो, तथा दूसरी जो होती है वह ट्रैक्टर की सहायता से प्रयोग की जाती है। इसमें बीज रखने के लिए एक बॉक्स होता है, उसमें छोटे छोटे ट्यूब भी लगे होते हैं। ये ट्यूब नीचे की ओर सीड ड्रिल की कुंड बनाने वाले फसलों के पास, फाली के पास बीज को गिराते हैं। ये सीड ड्रिल मशीन से चलती है। इसमें बीज डालने के लिए छोटी छोटी धातु की बनाई हुई प्याली होती है, जिससे थोड़े थोड़े बीज साथ साथ उसमें खेत में उसकी बुआई होती चली जाती है, ठीक है। ये मशीन की हेल्प से हम करते हैं ऐसा। तो इतना आपको पता चल गया, ये 4 तरीके होते हैं किसके, बीज बोने की विधियों के, ठीक है। इन तरीक़ों से हम अपने खेत में बीज बो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंचाई किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद सिंचाई की विधियां भी हम जानेंगे, जो कि विधियां आपके पेपर में बहुत पूछी जाती है। तो चलिए पहले तो सिंचाई ही जान लेते हैं। हालांकि किसको नहीं पता हो तो सिंचाई के बारे में, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। कृत्रिम विधियों द्वारा फसलों की वृद्धि तथा उपज बढ़ाने हेतु जल का जो प्रयोग किया जाता है उसे ही हम सिंचाई विधि कहते हैं। सिंचाई भूमि को जल देने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें फसल को उचित पानी दिया जाता है और जिससे फसल एवं पौधे की भरपूर पैदावार हो सके, ठीक है। और विधि कौन कौन सी होती है, तो इसकी आप कह सकते हैं कि 7 विधियाँ होती है। पहली होती है क्यारी विधि, यानी क्यारी बना करके फिर उसमें सिंचाई की जाए। दूसरी है कुंड विधि। तीसरी अगर बात करें द्रोणी या फिर वलय विधि। चौथी है छिड़काव विधि। 5वीं है बॉर्डर विधि और ड्रिप विधि और प्रवाह विधि, ठीक है। ये सभी विधि होती है किसकी, सिंचाई करने की। आपको इनके याद रखने हैं ना। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, देसी हल का सचित्र वर्णन कीजिए कि भाई देसी हल दिखने में कैसा होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। हालांकि आप सभी लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ देसी हल। तो यह एक साधारण किस्म का हल होता है जिसकी यह भूमि में 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी को कुरेदता है और 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर चौड़ा मुंह बनाता जाता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसके भाग कौन कौन से हैं। पहला है हरिस, ठीक है। हरिस कहाँ है इसका भाग, ये वाला जो ये डंडा होता है इसको हम बोलते हैं हरिस। फिर होता है पाथा, फाल, ब्रज, फली, फल, ठीक है। ये सब आ जाते हैं कहाँ, यहाँ ये वाले चीज़, ठीक है। फिर हत्ती या मुठिया ये रही। उसके बाद पचारस या पफाना,
सो गाइज आप इस इमेज में देख सकते हैं ये हल का किस तरीके से चित्र बनाया गया है। ठीक है, एक बार इसको माइंड में थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा, फिर जैसा आपसे बने अगर एग्जाम पेपर में आ जाता है तो बना दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। एक बार ध्यान से इसको देख लेना है और उसके एक दो आपको नाम याद रख लेने हैं। ठीक है, जैसे फार हो गया, ये हरीस हो गया, और ये मुठिया हो गया, ये हत्ता हो गया, ये फनी हो गया। तो दो चार चीज़ें आपको इसमें से याद रख लेनी है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। इतने में ही आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको इसके नाम याद रखने हैं और इसमें दर्शा देने हैं उन्हीं को। इतने में आपका देसी हल बन करके तैयार हो जाता है। सो गाइस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच।